हाँ दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखेंगे और चीज़ों को समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे हमारी बातों को बच्चे ध्यान से और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को बच्चे शेयर करेंगे। आज हम क्लास 12 का कुछ हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे लाए हैं। ध्यान से हमारी बातों को सीखेंगे और चीज़ों को बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें आप लोगों को देखिए 12 का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखना है और चीजों को समझने का बच्चे प्रयास करना है। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा और चीजों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करिएगा। बच्चे जैसा कि आप लोग बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आप लोग को मैंने बार बार आप लोग को बच्चे पढ़ाया था कि जब आवेश स्थिर होता है, स्थिर का मतलब रुका हुआ होता है, जब आवेश रुका हुआ रहता है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग को मैंने बताया था कि केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। केवल और केवल बच्चे विद्युतीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे बी होगा। जब लेकिन गतिशील आवेश रहेगा, अर्थात जब आवेश गति में रहेगा, जब आवेश चलने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में स्थिर आवेश के कारण तो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। लेकिन जब आवेश गतिशील होता है, अर्थात जब आवेश गति में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में विद्युतीय और चुंबकीय दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन बच्चे सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बच्चे आ गया, ध्यान दीजिएगा। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। जब आवेश गतिशील हो, चलने लगे आवेश, तो ऐसी कंडीशन में विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और कहता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ बात कर रहा है विद्युत का भी और एक बात कर रहा है बच्चे चुंबकीय का भी। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आवेश गतिशील होता है, अर्थात जब आवेश गति की अवस्था में रहता है, अर्थात आवेश चलने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे उसमें विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। इसलिए सही विकल्प बच्चे ऑप्शन यहाँ सी जाएगा। तो एकदम बिल्कुल याद रखना है कि जब आवेश गतिशील होता है, जब आवेश गतिशील होता है तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। लेकिन जब आवेश स्थिर होता है, अर्थात रुका हुआ रहता है, तो उसमें केवल और केवल बच्चे विद्युतीय क्षेत्र होता है। आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से हमारी बातों को सारे बच्चे समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो निर्धारण किसने ज्ञात किया, तो कहिएगा मिल्कॉन ने ज्ञात किया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का खोज जे थॉमसन ने किया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक का नाम है बच्चे मिल्कॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चे, मिल्कॉन है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का खोज किसने किया, तो ऑप्शन मारिएगा बच्चे जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि जब हम रेशम से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो रेशम पर कौन सा आवेश होता है। तो देखिए कभी भी रेशम और एबोनाइट को रगड़ेंगे तो रेशम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु में बच्चे धन आवेश होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें ऋण आवेश होता है। क्योंकि इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या उसमें उतना ही रहेगा, लेकिन संख्या में वृद्धि हो जाएगा, जिसके कारण रेशम पर धन आवेश हो जाएगा और एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश होगा। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि रेशम से एबोनाइट को छड़ के रगड़ने से रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो रेशम पर बच्चे धन आवेश उत्पन्न होता है। उम्मीद करते होंगे कि एक पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे सारे बच्चे ध्यान देंगे। कहता है कि समान आकार के दो वस्तु, एक पर है 8 कूलम, एक पर है -2 कूलम को आवेश देने से आवेश है। देखिए कहता है समान आकार के दो आवेश क्रमशः 8 कूलम और -2 कूलम का आवेश है। दोनों को एक दूसरे से सटाकर अलग रखने से
सटाकर हटा दिए, सटाकर हटा दिए बच्चे, प्रत्येक पर आवेश कितना होगा। देखिए सटा के जब हटाएंगे तो तुम लोगों को आप लोग को बताए थे कि जब इसको सटाएंगे तो 8 कूलम और -2 कूलम, तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि आवेश योगात्मक होता है। जब हम दोनों को सटाएंगे तो सटाने के बाद हो जाएगा 8 कूलम और -2 कूलम, नेट चार्ज बच्चे 6 कूलम हो जाएगा। और 6 कूलम में दोनों हटा भी दिए हैं, दोनों को एक दूसरे से सटाकर अलग कर देने पर दोनों पर 3 कूलम हो जाएगा बच्चे। 8 कूलम और 2 कूलम माइनस दोनों 2 कूलम, मतलब दोनों सिंपल अगर ऐड कीजिएगा तो ये 6 कूलम होगा। और 6 कूलम के बाद दोनों को अलग अलग हटा दिए तो ऐसे कंडीशन में बच्चे आधा आधा आवेश हो जाएगा, 3 कूलम। तो कहता है कि अलग रखने से प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, तो यहाँ पे बच्चे 3 कूलम आवेश होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद, यदि दो सुचालक गोला को हम अलग अलग आवेश दे रहे हैं और उसको अलग करके फिर परस्पर जोड़ दिए तो संरक्षित क्या होगा। तो आप लोग को मैंने बताया था बच्चे कि आवेश का संरक्षण होता है। तो देखिए यहाँ पे आवेशित करने के लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पे आवेश का संरक्षण होगा। ऊर्जा कभी मत मारिएगा, दोनों कभी मत मारिएगा, आवेश का संरक्षण होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि धनावेशित वस्तु में होते हैं। देखिए कोई वस्तु धन आवेश से आवेशित कब होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन बच्चे निकलता है। प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई वस्तु आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या त्याग से आवेशित होता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो वह धन आवेश से आवेशित होता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेश से आवेशित होता है। तो धनावेशित वस्तु में क्या होते हैं, तो धनावेशित वस्तु में यही याद रखना है बच्चे कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का दिखता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वाला और प्रोटॉन वाला कभी, सॉरी न्यूट्रॉन वाला प्रोटॉन वाला कभी नहीं होगा, जब होगा तो इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो अब आप समझिएगा कि धनावेशित वस्तु है मतलब धन आवेश है, तो जरूर इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा बच्चे, और जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया होगा, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, कहता है कि जब दो वस्तुएं पर परस्पर रगड़ी जाती है, जब दो वस्तु को परस्पर जब हम रगड़ते हैं तो उन पर घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। बिल्कुल, आवेश उत्पन्न करने की विधि है घर्षण विधि। घर्षण विधि मैंने आप लोगों को क्लास में भी बहुत बार बताया था बच्चे कि जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आवेश से आवेशित होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह ऋण आवेश से आवेशित होता है। तो कहता है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ी जाती है, जब हम दो वस्तु को परस्पर क्या करते हैं बच्चे, रगड़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन से उन पर घर्षण से उत्पन्न विद्युत आवेश, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो कैसा उत्पन्न होगा, समान प्रकृति के होते हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस के होते हैं। तो अब आप ही बताइए बच्चे, आप लोगों से यदि पूछा जाए कि दो वस्तु को जब हम रगड़ेंगे तो समान प्रकृति के कैसे आवेश उत्पन्न होगा, एक इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेगा, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेगा और एक वस्तु या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु ग्रहण करेगा या त्याग करेगा तो ऐसी कंडीशन में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। समान प्रकृति के आवेश परंतु परिणाम में भिन्नता होती है। बिल्कुल गलत, समान प्रकृति के कभी आवेश हो ही नहीं सकते हैं, समान प्रकृति के आवेश कभी नहीं हो सकते हैं, इसलिए गलत है। विपरीत प्रकृति के होते हैं तथा परिमाण में भिन्न होते हैं। नहीं बच्चे, परिमाण भिन्न कैसे हो जाएगा, ये भी गलत है बच्चे, ये भी गलत है। परिमाण बराबर बराबर होगा, समान परिमाण होता है तथा समान प्रकृति के होते हैं। नहीं बच्चे, समान प्रकृति के कैसे होंगे। और एक अगला ऑप्शन कहता है बच्चे, अगला ऑप्शन कहता है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल, परिमाण बराबर होगा, दोनों का परिमाण। जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो इस पर 2 इकाई धन आवेश होगा और इस पर 2 इकाई बच्चे ऋण आवेश होगा, जो कि बराबर बराबर परिमाण है, लेकिन दोनों का चिन्ह बच्चे विपरीत है, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, एक वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है। बताइए धनावेशित कैसे हम कर सकते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन को निकालकर। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल देंगे तो वह वस्तु धन आवेश से आवेशित होगा, प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को जिसमें जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इस पर माइनस की संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर माइनस में आएगा, इसलिए कभी नहीं होगा। इसमें से कुछ प्रोटॉन के कारण आवेश उत्पन्न नहीं होता है बच्चे। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा, जो सही विकल्प होगा बच्चे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन को बच्चे निकाल कर होगा, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी धातु के गोले से यदि 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, यदि धातु के गोले से 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन को बच्चे निकाल दिया जाए, तो गोले पर जो आवेश की जो मात्रा होती है वो कितना होती है। आप लोग को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने पढ़ाया था बच्चे, Q बराबर एनी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चे Q बराबर एनी होता है। तो देखिए यहाँ पे एन के जगह पर 10 के पावर 15 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग को इतना कूलम आवेश होता है बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 1.6 के 1.6 10 के पावर -19 10 के पावर 15 ये सोल्व होके बच्चे 10 के पावर -4 जाएगा। अब आप ही बताइए बच्चे, यहाँ पे अब ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे 16 गुने 10 के पावर -3 16 के रूप में देता है। तो अब हम इसको 16 के रूप में बदलेंगे तो इसको हम 16 बटे कर देते हैं बच्चे 10 और गुने 10 के पावर -4। ये जब ऊपर जाएगा तो -1 ऊपर जाके मतलब +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा और 16 गुने बच्चे 10 के पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अर्थात जो आवेश का जो मान होगा 16 गुने 10 के पावर -5 कूलम होगा। सही विकल्प आपका बच्चे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु के वेग का मान 3 गुना कर दिया जाए तो आवेश क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, क्योंकि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात 3 गुना करिए चाहे 4 गुना करिए चाहे 5 गुना कीजिए, आवेश का मान बच्चे वेग पर निर्भर करता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मैंने बहुत बार बताया था बच्चे कि 1 कूलम आवेश को निकालने के लिए उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बच्चे वो आप लोग को पता होना चाहिए। 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने बेसिक फिजिक्स में भी बच्चे पढ़ाया था और क्लास में भी बहुत बार मैंने आप लोग को बच्चे बताया था। इसका डेरिवेशन भी आप लोग को मैंने बच्चे सिखाया था, याद कीजिए। अब कहता है सबसे छोटा आवेश है, देखिए 1 कूलम है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 एब्सोल्यूट कूलम, 1 एब्स्ट्रैक्ट कूलम। अब बताइए सबसे छोटा आवेश। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए Q बराबर एनी होता है। तो सबसे छोटा आवेश तो n का मान 1 रख दीजिए और यहाँ पे E का जो मान है ये छोड़ दीजिए तो बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे छोटा आवेश Q का मान हुआ वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हुआ। सही विकल्प बच्चे आपका ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है आवेश का मूल पहचान क्या है। बहुत बार पढ़ाए थे, आवेश का मूल पहचान बच्चे प्रतिकर्षण होता है। कहता है 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए रिपीट हो गया, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मान लीजिए जब कोई वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के लिए सबसे पहले या तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कौन से आवेश से आवेशित किया जाए, ये कह रहा है आवेशित किया जाए। तो कहता है उसका द्रव्यमान क्या होगा। जब मान लीजिए कि वह धन आवेश से आवेशित होगा तो वह तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश से आवेशित होगा। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करेगा तो उसका द्रव्यमान तो घट जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बढ़ या घट सकता है। सही विकल्प आपका ऑप्शन बी जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। संबंध Q बराबर एनी, संबंध कहता है Q बराबर एनी, निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। n का मान कौन संभव बच्चे नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि Q बराबर जो एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो Q बराबर एनी का जो फॉर्मूला होता है जिसमें n का मान पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, अर्थात पूरा पूरा होता है। बताइए 4 पूरा पूरा है कि नहीं है। तो आपको है वाला पूछ रहा है कि नहीं है वाला, नहीं वाला तो है, ए भी है। लेकिन देखिए n का मान दशमलव में नहीं होता है। सही विकल्प बच्चे आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चे रेडी हो जाएंगे। कहता है कि यदि एक द्रव के बूंद को आवेशित किया जाता है, मान लीजिए कि एक द्रव के बूंद है उसको हम आवेशित करेंगे तो कहता है कि उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो कहिएगा कि किसी भी बूंद को जब हम आवेशित करेंगे तो बताइए प्लस प्लस, या मान लीजिए कि अगर कोई बूंद है ओकरा पर अगर हम ऋण आवेश देंगे तो बताइए बूंद में आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल। तो आप कहिएगा बच्चे कि प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण उसकी त्रिज्या या आकार क्या होगी, बढ़ जाएगी बच्चे। देखिए सेम क्वेश्चन है, जब साबुन के बुलबुले को
आवेशित किया जाए। जब हम साबुन के बुलबुले को बच्चे हम आवेशित करेंगे तो उसका भी आकार क्या होगा, बढ़ जाता है। देखिए कहता है घटता है, बढ़ता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, अपरिवर्तित। बच्चे यहाँ पे बढ़ता है हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। कहता है कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है। बहुत आसान तरीका से आप समझ सकते हैं बच्चे। देखिए हवा का 1 होता है, धातु का अनंत होता है, माइनस कभी परावैद्युतांक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि 1 से बड़ा बराबर एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर से बड़ा बराबर बच्चे क्या होता है, अनंत होता है। एक होता है आपका, आपको याद रखना है, वायु या निर्वात का 1 होता है बच्चे। तो देखिए यहाँ पे जल का तारा, इसलिए ये तो कभी नहीं हुआ क्योंकि वायु या निर्वात का होता है। ये तो बच्चे आपका धातु का होता है, और माइनस में कभी 1 से कम एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे -81 कभी नहीं होगा। अनंत तो धातु का होता है, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन बी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 होगा। 2 आवेश के बीच लगने वाला बल F समानुपाती r के पावर -n है, तो n का मान क्या होगा। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं F समानुपाती Q1 × Q2 बटे r² होता है, तो F और r² में उल्टा संबंध होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r² होता है। r² बच्चे ऊपर जाएगा तो F समानुपाती r के पावर -2 होगा। तो कहता है n का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे F समानुपाती r के पावर -है, इसमें भी F है, इसमें भी F है, इसमें भी समानुपाती है, इसमें भी समानुपाती है, इसमें r है, इसमें भी r है, यहाँ -n है, यहाँ -2 है, -b है, -b है। n का मान 2 होगा कि -2, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। n का मान बच्चे 2 होगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन ए होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि 2 आवेश के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल, तो पहले F समानुपाती Q1 × Q2 बटे r² होता है बच्चे। F और r² में उल्टा संबंध होता है, तो सबसे पहले दूरी को हम आधा करेंगे, तो दूरी के आधा करेंगे तो आधा का स्क्वायर अर्थात 1/4 ये ऊपर चल जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान देंगे। कहता है यदि प्रत्येक आवेश के मान को दुगुना कर दिया जाए और इसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फिर लिखिए F समानुपाती Q1 × Q2 बटे r²। तो कहता है कि यदि आवेश के मान को दुगुना करते हैं, Q1 को भी दुगुना कर दिए, Q2 को भी दुगुना कर दिए, बीच की दूरी को आधा कर दिए, तो आधा का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, ये 1/4 होगा, पलट जाएगा, 4/1 होगा, 4 × 4 = 16। पहले से F था, अब 16 हो गया, अर्थात पहले से 16 गुना हो जाएगा, अर्थात सही विकल्प डी हो जाएगा। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K का मान होगा। देखिए कोई विद्युत रोधी है तो सबसे पहले बताइए परावैद्युतांक का मान कभी 0 नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। और समझिए अब 4 और 0.6 1 से कम नहीं होता है। 1 से मैंने बताया था 1 से बड़ा बराबर एप्सिलॉन आर से बड़ा बराबर अनंत। 1 होता है वायु या निर्वात का, धातु का अनंत होता है। 1 से कम नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। r दूरी से अलग 2 आवेश Q1 और Q2 के बीच F बल लगता है। यदि प्रत्येक आवेश का मान दुगुना कर दिया जाए तथा उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो उनके बीच स्थैतिक बल। पहले क्वेश्चन देखिए करवाया गया बच्चे, यही क्वेश्चन मैंने सेम करवाया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आपका देखिए, ध्यान से बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन हमने बच्चे करवाया है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने करवाया था, 16 वाला करवाया था बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्यान देना है सारे बच्चों को। देखिए इसमें क्वेश्चन मैंने करवाया है 16F वाला, 16F आंसर आता था, ध्यान दीजिएगा। ये भी नहीं है बच्चे, इसमें होगा, सॉरी इसमें नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें जरूर हमने करवाया है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बच्चे यही क्वेश्चन था आप लोगों का। हाँ देखिए इधर है, देखिए छिपा हुआ है बच्चे। यदि प्रत्येक आवेश का मान दुगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या था, तो 16 गुना था। तो देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम बच्चे इसमें भी देखिए क्वेश्चन कह रहा है r दूरी से अलग Q1 और Q2 बीच F बल लगता है यदि प्रत्येक आवेश का मान, चलिए कोई बात नहीं, देखिए फिर से बताते हैं। F समानुपाती Q1 × Q2 बटे बच्चे r² होता है। तो कहता है कि आवेश का मान दुगुना कर दिया जाए तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये पलटेगा तो सबसे पहले 2 दूनी 4, ये पलटेगा तो 1/4 से 4/1 हो जाएगा। पहले से 16 गुना होगा, अर्थात 16F होगा बच्चे, ध्यान देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल का नियम किसने ज्ञात किया। आप लोग को कूलम्ब के नियम बताए थे, जो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे जो R स्क्वायर होता है, यह किसने बताया, कूलम्ब ने बताया था। आप लोग को बच्चे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कुछ दूरी पर रखे बिंदु आवेश को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल अगर रख देंगे तो उन बिंदु पर आवेशों का बल के बीच लगने वाला बल क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। पहले सुनिएगा, एक बराबर मैंने पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा बच्चे, हवा रहता था तो एप्सिलॉन आर का मान 1 है, तो अब हवा के जगह पर केरोसिन तेल रख देंगे तो देखिए हवा के लिए एप्सिलॉन आर 1 है, तो जब भी होगा तो केरोसिन का जो प्रवैधतांक एप्सिलॉन आर होगा वो 1 से ज्यादा होगा। तो आप ही बताइए बच्चे, पहले 1 था अब 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे ज्यादा आएगा तो मान को कम कर देगा कि ज्यादा, कम कर देगा, इसलिए लगने वाला जो बल होगा बच्चे वो घटेगा। ध्यान रखिएगा, नीचे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि केरोसिन तेल है, हवा के लिए 1 होता है, जब हम केरोसिन तेल में इसको डुबा देंगे तो वो ज्यादा प्रवैधतांक वाला होता है। अर्थात कहने का मतलब नीचे वाला मान, हर में मान ज्यादा होगा, नीचे जितनी ज्यादा होगा F का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि F और एप्सिलॉन आर में बच्चे उल्टा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधता किसके बराबर होता है। बहुत बार पढ़ाया है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन ये बच्चे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, दोनों। आप लोग को मैंने बहुत बार बताया था, कूलम्ब बल के गुण बताया था कि कूलम्ब बल एक प्रकार का केंद्रीय बल भी होता है और एक प्रकार का विद्युतीय बल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, दो आवेश -5 कूलम्ब और +15 कूलम्ब निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, दोनों पर लगने वाला बल। तो तुम लोग को मैंने बताया था बच्चे कि जो कूलम्ब का नियम होता है वो न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। जितना -5 कूलम्ब पर +15 कूलम्ब के कारण बल लग रहा होगा, उतना ही 15 कूलम्ब पर भी -5 कूलम्ब के कारण भी बल लग रहा होगा। इसलिए दोनों का बल बराबर होगा, और रेशियो निकालेंगे तो बच्चे 1 अनुपात बच्चे 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चे, क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का बच्चे हम जरूर आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको हम बच्चे आगे लेके जाएंगे। हम उम्मीद करते होंगे बच्चे कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास बच्चे जरूर से जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।